नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। दृष्टि संस्थान द्वारा आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। हमारे प्रोग्राम का नाम है पीटी स्पेशल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्य तौर पर पिछले समय की जो ज़रूरी घटनाएं रही हैं, उन घटनाओं को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि यदि आपके प्रश्न पत्र में इन घटनाओं से जुड़ा कोई सवाल आता है तो आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी पहली खबर देखते हैं। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है वो मुख्य तौर पर पुंछी आयोग की रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। अब ये जो पुंछी आयोग की रिपोर्ट थी, ये मुख्य तौर पर केंद्र राज्य संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती थी, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंध किस तरह के हो सकते हैं और उन संबंधों में किस तरह से सुधार किया जा सकता है। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस पुंछी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था और अब वर्तमान समय में खबर ये आई है कि केंद्र सरकार द्वारा, खासतौर पर गृह मंत्रालय द्वारा इस आयोग की रिपोर्ट को लेकर राज्यों से सिफारिश मांगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसी प्रक्रिया की वजह से ये जो पूरी आयोग की रिपोर्ट थी, जो पूरी खबर थी, वो चर्चा में आ गई। हमने पहले ही बात की कि इस आयोग को मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इस आयोग का प्राथमिक कार्य यही था कि भारत में संघ और राज्यों के बीच जो वर्तमान व्यवस्था मौजूद है, उस व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि हम इस व्यवस्था में और बेहतर ढंग से किस तरह सुधार कर सकते हैं। और इस आयोग ने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी सिफारिशें दी थी, बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। उन्हीं रिकमेंडेशंस पर एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आयोग ने अपने रिपोर्ट में राष्ट्रीय एकता परिषद की बात की थी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की बात की थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में और भारतीय राज्यों में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये कोऑर्डिनेशन तब आएगा जब इसके लिए एक विशेष मंच बनाया जाएगा और इस विशेष मंच पर न केवल केंद्र के प्रतिनिधि मौजूद होंगे बल्कि इसमें राज्य के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। तो केंद्र और राज्य को मिलाकर एक मंच बनाए जाने की सिफारिश की गई थी और इस मंच का नाम था राष्ट्रीय एकता परिषद। तो ये तो पहली सिफारिश हुई। इसके अलावा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में संशोधन करने की सिफारिश भी की थी। क्या कहते हैं ये दोनों अनुच्छेद? अनुच्छेद 355 की बात करें तो ये कहता है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार भारत के सभी राज्यों को किसी बाहरी आक्रमण से बचाएंगी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की बात की गई है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो ये अनुच्छेद हम सभी जानते हैं कि मुख्य तौर पर भारत में भारतीय राज्यों में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं दोनों अनुच्छेदों को लेकर आयोग ने कहा था कि इन दोनों अनुच्छेदों में केंद्र सरकार को, संघ को बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। ऐसे में जरूरत यह है कि यदि हमें केंद्र और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करना है तो इन अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा और बदलाव के माध्यम से केंद्र की जो बहुत ज्यादा शक्तियां हैं उन शक्तियों को कुछ हद तक सीमित करने की जरूरत है ताकि दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित किया जा सके। तो ये तो अनुच्छेद 355 और 56 की बात हुई। इसके अलावा आयोग ने समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर भी अपनी सिफारिश दी थी। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में हम जानते हैं कि इस लिस्ट में मुख्य तौर पर वो विषय शामिल किए गए हैं जिन विषयों पर न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। हालांकि यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि यदि किसी मामले पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र के कानून को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसी स्थिति में मुख्य तौर पर केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो राज्यों से भी कानून बनाने से पहले अपनी सिफारिश ले ले, राज्यों से भी विचार विमर्श कर लिया जाए कि वो इस पूरे विषय को लेकर क्या मानते हैं। इसके अलावा आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर और उसके निष्कासन को लेकर एक विस्तृत विश्लेषण किया था और इसके आधार पर बहुत सारी सिफारिशें दी थी। क्या कहा था आयोग ने अपनी रिपोर्ट में? तो आयोग ने सबसे पहले कहा था कि हमें राज्यपाल को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कुछ बदलाव करना चाहिए और राज्यपाल का जो मुख्य तौर पर पात्रता है, जो योग्यता है, वो तय करनी चाहिए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को ही राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होना चाहिए जो कि पिछले 2 वर्षों में
सक्रिय राजनीति से बाहर हो, सक्रिय राजनीति से दूर हो, उसने एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लिया हो। और यहाँ पर जब हम एक्टिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम स्थानीय चुनावों की भी बात कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 2 सालों में पंचायत का चुनाव लड़ा है या नगर पालिका नगर निगम का चुनाव लड़ा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी हम राज्यपाल के तौर पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिफारिश पुंछी आयोग ने अपने रिपोर्ट में पेश की थी। इसके अलावा आयोग ने यह भी कहा था कि हमें राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते समय वहां के मुख्यमंत्री की भी सिफारिश लेनी चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री से भी विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल को अंततः तो मुख्यमंत्री के साथ ही काम करना है। तो ऐसे में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति है वो एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जानी चाहिए। अब उच्च स्तरीय समिति की बात की गई है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। कौन कौन लोग शामिल थे? तो आयोग ने कहा था कि समिति में प्रधानमंत्री को शामिल होना चाहिए, इस पूरी समिति में गृह मंत्रालय को शामिल होना चाहिए, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और जो संबंधित राज्य है, यानी कि जिस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है उस राज्य के मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर इस समिति में स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आयोग ने राज्यपाल को लेकर यह भी कहा था कि राज्यपाल की जो कार्यकाल है उस कार्यकाल को भी निश्चित किया जाना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे विशेष बात यह थी कि आयोग ने मुख्य तौर पर राज्यों को राज्यपाल को हटाने की शक्ति देने की बात की थी, यानी कि राज्य विधानमंडल में इस संबंध में कानून लाया जा सकता था और उस कानून के माध्यम से राज्यों को यह अधिकार था कि वो यदि राज्यपाल के काम से संतुष्ट नहीं थे तो वो उस राज्यपाल को हटा सकते थे। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि भारत में राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां मौजूद हैं, जो डिस्क्रिशनरी पावर मौजूद हैं, उन शक्तियों को भी कुछ हद तक सीमित करना चाहिए, क्योंकि भारत में राज्यपाल को कुछ हद तक विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। ये शक्तियां मुख्य तौर पर तब काम करती हैं जब कोई निश्चित स्थिति नहीं होती है और राज्यपाल को अपने विवेक के आधार पर, अपने डिस्क्रिशन के आधार पर निर्णय लेना होता है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि राज्यपाल किसी एक विशेष दल को अपना समर्थन देता है, तो ऐसे में उस दल को समर्थन देने की वजह से एक पक्षपात की स्थिति देखने को मिलती है। और इसी स्थिति को कम करने के लिए आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्यपाल की इन विवेकाधीन शक्तियों को कुछ हद तक सीमित किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा राज्यों को लेकर अपनी रिपोर्ट में पूरी आयोग ने कहा था कि राज्यों को अपने मामलों को प्रशासित करने की और ज्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार को राज्यों के मामले में हस्तक्षेप, इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। तो ये वो तमाम सिफारिशें थी जिन सिफारिशों के आधार पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और आयोग ने कहा था कि यदि इन सिफारिशों को सही ढंग से लागू किया जाता है तो इनके माध्यम से भारत में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ये तो आयोग की रिपोर्ट की बात हुई। आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर है। दरअसल खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में चुनाव आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। बड़ा बदलाव यह है कि चुनाव आयोग ने अपने एक डिसीजन में कहा कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति है वो एक विशेष उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। अब कौन कौन शामिल होगा इस समिति में? तो इस समिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य तौर पर भारत के प्रधानमंत्री शामिल होंगे, इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे और यदि लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो ऐसे में लोकसभा की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उस पार्टी के नेता को इस समिति में जगह दी जाएगी। इसके अलावा इस समिति में सीजीआई भी शामिल होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर ये समिति डिसीजन लेगी कि भारत में चुनाव आयुक्त किसे बनाया जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया जाएगा। तो इसके माध्यम से भारत में चुनाव आयोग में नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकेगी, उसमें और ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सकेगी। इससे पहले कैसे नियुक्ति होती थी उसकी बात करें तो इससे पहले केंद्र सरकार को नियुक्ति करने की छूट दी गई थी, यानी कि ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता था कि वो किस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त करना चाहती है। ऐसे में कई बार इस पूरी प्रक्रिया पर पक्षपात के सवाल भी उठाए जाते थे। अक्सर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगता था कि सरकार अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के तौर पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त कर रही है। और इन्हीं तमाम आरोपों को देखते हुए, इन्हीं तमाम पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह का डिसीजन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और भारत में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया की बात करते हैं कि भारत में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो यदि आप भारतीय संविधान के
भाग 15 पर नजर डालेंगे तो वहां पर चुनाव से संबंधित नियम आपको दिखाई देंगे। अब भारतीय संविधान का ये जो भाग 15 है, इस भाग 15 में मुख्य तौर पर 5 आर्टिकल्स मौजूद हैं, 5 अनुच्छेद मौजूद हैं। पहला है 324 और अंतिम है 329। इनके बीच में 5 आर्टिकल्स मौजूद हैं। 324 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से कहता है कि भारत में चुनावों के अधीक्षण और निर्देशन की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर भारत में चुनाव आयोग को दी गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। अब यहीं पर चुनाव आयोग की संरचना भी तय की गई है कि इसका कंपोजिशन क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत में चुनाव आयोग में मुख्य तौर पर एक मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूद होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। इसके अलावा इसी चुनाव आयोग में कुछ चुनाव आयुक्त भी हो सकते हैं, जिनकी संख्या जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया तय नहीं की गई है कि भारत में मुख्य तौर पर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त किस तरह से नियुक्त किए जाएंगे। इसको लेकर संविधान में कोई विशेष नियम निर्धारित नहीं किया गया है। तो होती कैसे है नियुक्ति? तो इस नियुक्ति के लिए भारत में लंबे समय में एक प्रक्रिया तय हुई है, एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ये प्रक्रिया कुछ ऐसे है कि सबसे पहले भारत का जो कानून मंत्री है, वो कुछ उम्मीदवारों की सूची तय करता है कि किस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। वो उसकी सूची को कंपाइल करता है और उस सूची को आगे प्रधानमंत्री के सामने भेजा जाता है, और इसके बाद प्रधानमंत्री इस पूरी सूची पर तमाम उम्मीदवारों पर विचार विमर्श करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर निर्णय लेता है और अंततः केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर इस पूरी सूची को एक नाम को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंततः राष्ट्रपति उस व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर। तो ये तो नियुक्ति की प्रक्रिया की बात हुई। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आ जाए, इन दोनों में से जो पहले आ जाता है, या तो वो अपने 6 वर्ष पूरे कर लेते हैं या फिर उनकी 65 वर्ष की जो आयु है वो पूरी हो जाती है। तो दोनों में से जो भी पहले हो जाता है तब उस व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का निष्कासन किस तरह से होता है। तो निष्कासन के लिए बहुत सारे मेथड तय किए गए हैं, जैसे कि वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा उनकी कार्यकाल समाप्त हो सकता है, कार्यकाल समाप्त के बाद भी वो अपने पद से हट जाते हैं। और तीसरा मेथड ये है कि उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है। हटाया कैसे जाता है? तो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो भारतीय संविधान के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयुक्तों की बात करें तो चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए यह जरूरी है कि सरकार को मुख्य तौर पर सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश लेनी पड़ेगी, उसके साथ विचार विमर्श करना होगा, उसकी सुझाव लेने होंगे। और जब तक सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त से बात नहीं करती है, तब तक किसी भी चुनाव आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया हुई। अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 पर बात करते हैं। ये खबर दरअसल चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत सारे मामलों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग किया गया और उपयोग करते हुए बहुत सारे डिसीजंस दिए गए। तो ऐसे में हमारे लिए इस आर्टिकल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल पर बात करते हैं कि ये आर्टिकल क्या है। तो अनुच्छेद 142 जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये आर्टिकल मुख्य तौर पर भारत में कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, पूर्ण न्याय प्रदान करने की बात करता है। और इसी आर्टिकल में भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे, यदि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस प्रदान करना चाहती है, तो वो इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए मुख्य तौर पर उसको कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दी गई हैं। और इन्हीं डिस्क्रिशनरी पावर्स का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट डिक्री जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी कर सकता है, ताकि किसी भी मामले में, यदि कोई मामला पेंडिंग है, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस प्रदान कर सके, कंप्लीट न्याय प्रदान कर सके, पूर्ण न्याय दे सके। तो इसी वजह से इस पूरे आर्टिकल को भारतीय संविधान में बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है। अब अनुच्छेद 142 के उपयोग के इतिहास की बात करते हैं, इसके मतलब प्रयोग किस तरह से किया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भारतीय संविधान नया नया बना था तो कुछ शुरुआती वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज्यादा सराहना की गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का जो उपयोग किया था वो बहुत डाइवर्स मामलों में किया था। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य तौर पर जो हमारा वंचित वर्ग है उसको कंप्लीट जस्टिस देने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग किया था।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग किया था। तो इसी वजह से हमेशा से सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा सराहना की जाती रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विशेष मामलों में अनुच्छेद 142 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग किया है। हालांकि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना भी होती है। कई बार ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए अपनी क्षेत्र सीमा से बाहर आने की कोशिश करती है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आने का प्रयास करती है। तो ये आरोप भी लगते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। अब इसके इतिहास की बात हुई, लेकिन अब यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि इसका उपयोग किया कहाँ पर गया है। कुछ विशेष मामलों की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते दिनों ताजमहल की सफाई के लेकर एक आदेश दिया गया था, और ये जो आदेश था, ये आदेश भी मुख्य तौर पर अनुच्छेद 142 के तहत ही दिया गया था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया था कि ताजमहल का जो मार्बल है, जो सफेद मार्बल है, वो आसपास की इंडस्ट्री की वजह से पीला पड़ रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग किया और राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि जो ताजमहल है उसके मार्बल की जल्द से जल्द सफाई की जाए। ये तो पहला मामला हुआ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए लोक आयुक्त की नियुक्ति की थी, क्योंकि वहां की जो सरकार थी, उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, वो बहुत लंबे समय से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रही थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड मामले में भी इसका इस्तेमाल किया था। ये वही मामला है जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं, और इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी त्रासदी के जो पीड़ित लोग थे, उन लोगों को कुछ राहत प्रदान करने की कोशिश की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों राम जन्मभूमि विवाद में भी अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था, और इसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष था, उसको 5 एकड़ भूमि प्रदान की थी। तो ये वो तमाम मामले हुए जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया है। ये तो इतिहास की बात हुई, इसके प्रयोग की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो मुख्य तौर पर इस विषय से जुड़ी हुई है कि भारत में अब विदेशी वकीलों को प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी गई है। अनुमति किसने दी है? तो ये अनुमति मुख्य तौर पर BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। खबर की बात करते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण और विनियमन नियम 2022 को अधिसूचित किया है, और इस अधिसूचना के माध्यम से भारत में जो विदेशी वकील हैं और विदेशी कानूनी फर्म हैं, उनको भारत में अभ्यास करने, प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी गई है। नए नियमों की बात करें तो इस अधिसूचना के माध्यम से भारत में जो विदेशी वकील हैं, जो विदेशी फर्म है, जो लीगल फर्म्स हैं, वो BCI के साथ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ अपना पंजीकरण करा सकती हैं, और इस पंजीकरण के माध्यम से वो भारत में अभ्यास कर सकती हैं। हालांकि इस अधिसूचना में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं, जो विदेशी लॉयर्स हैं, वो भारतीय कानून में अभ्यास नहीं कर सकते हैं, भारतीय कानून में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय कानून में प्रैक्टिस करने की जो अनुमति है वो केवल भारतीय एडवोकेट्स को दी गई है। ये जो अनुमति है, ये मुख्य तौर पर अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत केवल भारतीय जो एडवोकेट हैं, जो जिन्होंने भारत में कानून की पढ़ाई की है, उन्हीं को इस तरह की शक्तियां दी गई हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यदि विदेशी फर्म भारत में पंजीकरण कराएंगी, विदेशी जो एडवोकेट हैं वो भारत में पंजीकरण कराएंगे और भारतीय कानूनों में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो करेंगे क्या? तो वो जो लोग हैं वो मुख्य तौर पर भारत में जो ट्रांजैक्शन संबंधी नियम है, या फिर जो कॉपीराइट या कॉर्पोरेट संबंधी जो नियम है, इन्हीं नियमों में प्रैक्टिस कर सकेंगे, इन्हीं विषयों में प्रैक्टिस कर सकेंगे। जैसे कि जो विदेशी लॉयर है वो संयुक्त उद्यम में काम कर सकेंगे, विलय यानी एमलगमेशन और एक्विजिशन में काम कर सकेंगे, इस तरह के मामलों में काम कर सकेंगे, वो बौद्धिक संपदा मामलों में काम कर सकेंगे, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने में वो काम कर सकेंगे। तो इस तरह के मामलों में खासतौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में जहां पर कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, कोर्ट के बाहर रहकर ही उस मामले को सुलझाया जा सकता है, ADR जहां पर आता है, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जहां पर बात आती है, तो ऐसे मामलों में जो विदेशी कंपनियां हैं, जो विदेशी लॉयर हैं, वो भारत में आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी मामले में कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर कोई विदेशी लॉयर नहीं जा सकता है, वहां पर जाने के लिए आपको भारतीय लॉयर की जरूरत पड़ेगी। तो ये नियम जो है वो BCI लेकर आया है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेकर आया है। अब इस नियम का महत्व क्या होगा, इस अधिसूचना का प्रभाव क्या होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके माध्यम से भारत में जो सीमा पार विलय और अधिग्रहण होता है, जो अमेलगमेशन और एक्विजिशन होता है, उसमें और ज्यादा सहायता मिल सकेगी।
अब मान लीजिए कोई कंपनी भारतीय है और एक कंपनी दूसरी अमेरिकी कंपनी है और दोनों आपस में विलय करना चाहती हैं, लेकिन दोनों कंपनियों पर अलग अलग देशों के नियम लागू होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो विलय की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती थी। लेकिन अब बीसीआई द्वारा इन नियमों को अधिसूचित करके इस प्रक्रिया को और ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इन नियमों के माध्यम से भारत में विदेशी कानूनी फर्मों का प्रवेश देखने को मिलेगा, जो कि ज़ाहिर तौर पर अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हमने बात की कि इस अधिसूचना को बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाई किया गया है, तो बीसीआई को समझना भी ज़रूरी हो जाता है। इसको लेकर बीते दिनों यूपीएससी में एक सवाल भी देखने को मिला था। तो बीसीआई क्या है? तो बीसीआई जो है वो भारत में वकीलों का नियमन करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए और उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक बॉडी है। ये जो है एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय होने का क्या मतलब है? तो सांविधिक निकाय होने का मतलब है कि इसका जिक्र जो है वो हमें भारत के कानूनों में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि इसका जिक्र हमें भारतीय संविधान में देखने को नहीं मिलता है। इस पूरी बॉडी को मुख्य तौर पर भारत सरकार द्वारा संसद में एक कानून बनाकर गठित किया गया था और इसी वजह से हम इसे सांविधिक निकाय कहते हैं। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में अधिवक्ताओं यानी कि वकीलों के पेशेवर आचरण को निर्धारित करता है कि वो वकील के तौर पर किस तरह का आचरण करेंगे और इससे संबंधित मानक निर्धारित करने का भी काम करता है। इसके अलावा बीसीआई जो है वो भारत में वकीलों के लिए कानूनी शिक्षा का निर्धारण भी करता है और ये भी तय करता है कि कौन से विश्वविद्यालय भारत में वकील जो वकालत है उसकी पढ़ाई करा सकते हैं, जो कानून है उसकी पढ़ाई करा सकते हैं। उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का भी काम करता है। तो ये तो बीसीआई की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो जमानत संबंधी नियमों से जुड़ी हुई है। खबर दरअसल चर्चा में इसलिए आई क्योंकि एक विधायक को पूर्व गिरफ्तारी जमानत दी गई थी और या फिर अग्रिम जमानत दी गई थी और इसी जमानत को बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी गई और इसी वजह से जमानत का विषय इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो इस विषय को जान लेना ज़रूरी है। जमानत क्या होती है? सबसे पहले जमानत की प्रक्रिया की बात करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। तो जमानत को हम एक विशेष प्रक्रिया के तौर पर देख सकते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा मुख्य तौर पर न्यायालय किसी निश्चित वादे के साथ आरोपी को रिहाई दे सकता है। निश्चित वादे का क्या मतलब है? तो न्यायालय उस व्यक्ति से कह सकता है कि यदि जरूरत पड़ती है तो उस व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के बाद न्यायालय के सामने पेश होना होगा। इसी शर्त के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल से रिहाई दी जा सकती है। ये तो इसकी बात हुई, जमानत की बात हुई। इसके अलावा जमानत में न्यायालय जो है वो उस व्यक्ति से सिक्योरिटी या कोलेट्रल की मांग भी कर सकता है, यानी कि उस व्यक्ति को न्यायालय को एक निश्चित अमाउंट देना होगा। आपने फिल्मों में देखा होगा कि अक्सर जो अदालत होती है वो आरोपी से कुछ निश्चित अमाउंट मांगती है और आरोपी गरीब होता है और वो नहीं दे पाता है। तो इस तरह की तमाम जो प्लॉट्स हैं वो हमें फिल्मों में देखने को मिलते हैं और इन्हीं जो फिल्में होती हैं वो फिल्में भी असली जिंदगी से ही प्रेरित होती हैं। तो ये तो जमानत के अर्थ की बात हुई। अब जमानत के प्रकार की बात करते हैं कि कितने टाइप की जमानत होती है। तो सबसे पहले टाइप की जो जमानत है वो है नियमित जमानत, यानी कि रेगुलर जो जमानत होती है। इस जमानत के तहत मुख्य तौर पर पहले से ही किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है या पहले से ही कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में मौजूद है तो वो व्यक्ति जमानत लेकर, नियमित जमानत लेकर जेल से छूट सकता है। और नियमित जमानत का जो जिक्र है वो हमें सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत देखने को मिलती है और इन्हीं के तहत किसी व्यक्ति द्वारा एप्लीकेशन भी दी जाती है। तो ये तो नियमित जमानत की बात हुई। अब इसके बाद बारी आती है अग्रिम जमानत की या फिर गिरफ्तारी पूर्व जमानत की। अब ये जो है वो नियमित जमानत से थोड़ा अलग होता है। नियमित जमानत में मुख्य तौर पर किसी व्यक्ति को तब रिहाई दी जाती है जब वो जेल के अंदर मौजूद होता है, लेकिन अग्रिम जमानत में इसमें उल्टा होता है। एडवांस जमानत में थोड़ा उल्टा होता है। इसके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले ही रिहाई दी जा सकती है, यानी कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है उससे पहले ही वो कोर्ट के पास जाता है, एप्लीकेशन देता है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से उसे रिहाई दे दी जाती है। इसका जो जिक्र है वो हमें सीआरपीसी की धारा 448 में देखने को मिलता है और इसी धारा में ये कहा गया है कि भारत में अग्रिम जमानत देने का जो अधिकार है वो केवल सेशन कोर्ट और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये जो अग्रिम जमानत की शक्ति है ये एक विवेकाधीन शक्ति है, एक डिस्क्रिशनरी पावर है।
इसका मतलब ये है कि जो अग्रिम जमानत देने का निर्णय है, वो निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाता है अपने विवेक के आधार पर, और न्यायालय अक्सर अपराध की प्रकृति, नेचर कैसा है अपराध का और उसकी गंभीरता कितनी है, वो कितना सीरियस क्राइम है, इसके आधार पर यह तय करता है कि किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए या फिर नहीं दी जानी चाहिए। तो ये तो दो टाइप की जमानत हुई। इसके अलावा कुछ शर्तें भी निर्धारित की जाती हैं अग्रिम जमानत के संबंध में। जैसे एक शर्त ये हो सकती है कि न्यायालय उस व्यक्ति से कह सकता है कि उसको अपना पासपोर्ट जब्त कराना होगा ताकि वो देश छोड़कर किसी दूसरे देश में ना जा सके। इसके अलावा देश छोड़ने पर प्रतिबंध लग जाता है, पुलिस स्टेशन पर नियमित हाजिरी देनी होती है, नियमित रिपोर्ट देनी होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजंस के माध्यम से भारत में अग्रिम जमानत की बहुत सारी व्याख्याएं भी पेश की हैं। जैसे एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अग्रिम जमानत देने की जो शक्ति है वो असाधारण स्थितियों में असाधारण शक्ति है, बहुत ही विशेष शक्ति है और इसका इस्तेमाल केवल कुछ विशेष मामलों में ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में ये भी कहा था कि जो अग्रिम जमानत है उसकी समय सीमा भी होनी चाहिए, यानी कि एक निश्चित समय सीमा पर ही जो अग्रिम जमानत है वो केवल दी जानी चाहिए। तो ये तो दो टाइप की जमानत की बात हुई। इसके अलावा एक तीसरी टाइप की जमानत भी होती है। तीसरी टाइप की जमानत को हम अंतरिम जमानत कहते हैं। ये अंतरिम जमानत जो है वो अल्पकालिक होती है, शॉर्ट टर्म होती है, और ये अल्पकालिक जमानत मुख्य तौर पर तब इसकी मांग तब की जाती है जब आपकी जो दूसरी दो जमानत है उसका जो मामला है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो न्यायालय के सामने पेंडिंग है। यानी कि नियमित जमानत या फिर अग्रिम जमानत का मामला अगर पेंडिंग है तो उस पेंडिंग मामले के आधार पर आप अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं। हालांकि ये मांग जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म की होती है, बहुत छोटे समय के लिए दी जाती है। तो ये तो जमानत की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो इंटरपोल से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि पिछले साल इंटरपोल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ बहुत सारे नोटिस जारी किए गए। इसमें से एक नोटिस मेहुल चौकसी के खिलाफ भी जारी किया गया था, जो कि भारत का आर्थिक भगोड़ा है। हालांकि बाद में इंटरपोल ने इस नोटिस को वापस ले लिया था। तो ये तो नोटिस की बात हुई। इसके अलावा इंटरपोल की बात करते हैं। तो इंटरपोल जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है जो कि मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच करने के लिए एक सूचना साझा तंत्र स्थापित करता है। यानी कि दुनिया भर में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं और उन अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोकने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है जहां पर हम ये पता लगा सकें कि जो अपराध भारत में हो रहा है क्या उसी तरह का कोई अपराध अमेरिका में भी हो रहा है। अगर हो रहा है तो उन दोनों को लिंक किया जाए। तो लिंक कैसे होगा? लिंक तब होगा जब इनके बीच एक तंत्र स्थापित होगा, और इसी तंत्र को हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में इंटरपोल के तकरीबन 195 सदस्य देश मौजूद हैं और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोन शहर में मौजूद है। इस पूरी संस्था को मुख्य तौर पर साल 1923 में गठित किया गया था और भारत साल 1949 में इस संस्था का सदस्य बना था। इसके अलावा इस संस्था में बहुत सारे देशों की जो जांच एजेंसियां हैं वो उस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी तरह से भारत में इस संस्था का जो प्रतिनिधित्व है वो सीबीआई द्वारा किया जाता है। यानी कि सीबीआई भारत में इंटरपोल की जांच एजेंसी है भारत की ओर से। तो ये तो इंटरपोल की बात हुई। इसके अलावा हमने बात की थी कि इंटरपोल द्वारा बहुत तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं। उन नोटिस के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनके अलग अलग रंग होते हैं। जैसे कि रेड नोटिस जो है वो वांटेड पर्सन के संबंध में जारी किया जाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी है तो उसको लेकर इंटरपोल रेड नोटिस जारी करता है। येलो नोटिस जो है वो मिसिंग पर्सन के संबंध में जारी किया जाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति खो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए इंटरपोल येलो नोटिस जारी करता है। इसके अलावा ब्लू नोटिस भी है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को लेकर जारी किया जाता है, अतिरिक्त सूचना। यानी कोई मामला पहले से चल रहा है और उस मामले में यदि कोई अतिरिक्त सूचना सामने आती है, कोई दूसरी सूचना आती है, तो उसको लेकर इंटरपोल द्वारा ये ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा ब्लैक नोटिस भी है। ब्लैक नोटिस मुख्य तौर पर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को लेकर जारी किया जाता है। यानी कि यदि कोई बॉडी मिलती है किसी देश में और उसकी पहचान नहीं हो पाती है तो उसकी पहचान करने के लिए इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लैक नोटिस जारी कर सकता है। इसके अलावा एक ग्रीन नोटिस भी होता है जो कि वार्निंग और इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर इंटरपोल को कोई खुफिया जानकारी प्राप्त होती है तो वो अपने सदस्य देशों के साथ साझा करने के लिए ये ग्रीन नोटिस जारी करता है। इसके अलावा ऑरेंज नोटिस भी होता है। एक ऑरेंज नोटिस मुख्य तौर पर तब जारी किया जाता है जब किसी पब्लिक प्लेस पर बहुत बड़ा खतरा मौजूद होता है, कोई एमिनेंट थ्रेट मौजूद होता है, तो ऐसी स्थिति में इंटरपोल ऑरेंज नोटिस जारी करता है। इसके अलावा पर्पल नोटिस भी है और
इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेसिफिक नोटिस भी है, जो कि मुख्य तौर पर उन ग्रुप्स या फिर उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो कि यूएन सैंक्शंस के अधीन होते हैं। तो ये उन तमाम नोटिस की बात हुई जो कि इंटरपोल के अधीन आते हैं। तो इन पर एक सवाल आ सकता है कि ये जो नोटिस है वो किस विषय से जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन खबरों, जिन बिंदुओं, जिन सवालों की बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।